Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए लास्ट पिलर अपना स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का और इसमें हम कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वन नेशन वन ग्रिड कंसेप्ट, वन गैस ग्रिड। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है वन नेशन वन गैस, मतलब एक पूरा नेशन हमारा इंडिया है तो उसमें एक सिंगल पाइपलाइन, मतलब हम पाइपलाइन लगाएंगे गैस के लिए, है ना। हम गैस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं इस टाइप का कुछ होगा, है ना। ये तो हमारा गैस था, मैं एक्चुअली में देख लेते हैं क्या। इट विल बी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन मेनलैंड इंडिया connecting power stations and major substations and ensuring that electricity generated anywhere in the mainland India can be used to satisfy demand elsewhere। तो बेसिकली ये गैस के लिए नहीं है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए है ना। तो गैस करने से यही थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभार गलत भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, है ना। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, बट कभी कभार नहीं काम भी करता है ना। तो ऐसा कोई प्रूवन रूल नहीं है बट मोस्टली इट वर्क्स। ठीक है, तो इट विल बी अ हाई वोल्टेज। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन्स को हम अक्रॉस द इंडिया ले करेंगे, है ना। एक सिंगल ग्रिड से बेसिकली ट्रांसफ़र करेंगे हम पावर सारे इंडिया में। ठीक है, ये इसका मकसद है ना। आगे बात करते हैं वाधवन पोर्ट की, बात करते हैं कहाँ पर ये महाराष्ट्र में है। 13th कॉर्पोरेट 13th मेजर पोर्ट बना है ये, तो आपको याद रखना है वाधवन इज़ द 13th मेजर पोर्ट। इट हैज़ बीन प्लान्ड एज अ ऑल वेदर ऑल कार्गो सैटेलाइट पोर्ट टू एनहांस कैपेबिलिटीज़ इन हैंडलिंग डीप ड्राफ्ट शिप्स एंड लार्ज वेसल्स। इसको लैंडलॉर्ड मॉडल में डेवलप किया जाएगा। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है, जिसमें बेसिकली सारा जो ज़मीन वगैरह और ओनरशिप होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इज़ अ लैंडलॉर्ड, है ना। बाकी काम जो करता है वो कौन करता है, प्राइवेट पार्टी या थर्ड पार्टी करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड मॉडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जस्ट अ रिलेटेड फैक्ट, मुंद्रा पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। तो मुंद्रा पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है इंडिया का, तो ये आपको याद रखना है। मुंद्रा पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये प्रोजेक्ट, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट। बेसिकली एक हाईवे बनेंगे, हम हाईवे बना रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बना रहे हैं, तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश है ना, ऐसा सा इधर से इधर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बनेगा अक्रॉस द, मतलब अलोंग द मैकमहन लाइन। मैकमहन लाइन जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली ये हम हाईवे बना रहे हैं ना। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर मागो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे, है ना, ये भी नाम है इसका। फॉलोज द मैकमहन लाइन, है ना। और दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, है ना, वहाँ से ये पास कर रहा है। इसी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज रेज हो रहे हैं, है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रिप व्हाट इज़ ड्रिप। ड्रिप इज़ डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम को रिहेबिलिटेट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, यही बेसिक फंक्शन इसका, है ना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है वो 2012 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया था और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ लॉन्च किया था। तो दो लोग हैं इसमें, ध्यान रखना, CVC और वर्ल्ड बैंक तो है ही, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ और फंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, 10 साल का है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, 10 साल का, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम सेफ्टी और परफॉर्मेंस जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे एग्जिस्टिंग डैम्स का। ठीक है, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ड्रिप प्रोजेक्ट है, ताकि हम डैम की सेफ्टी और डैम का जो सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएँ। बस कुल मिलाकर डैम की सेफ्टी बढ़ानी है, बस इसीलिए ये प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना। रिहेबिलिटेट और इम्प्रूवमेंट, है ना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या है, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग। ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिससे हम डैम्स की हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। समझ में आया, क्या है, ये एक सिस्टम है जिससे हम जो डैम्स की हेल्थ है उसको हम मॉनिटर करेंगे। और प्रेजेंटली बेसिकली 18 स्टेट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है, धर्म एक सिस्टम है जिससे हम डैम की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। 18 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आयुष्मान सहकार की बात करते हैं। व्हाट इज़ आयुष्मान सहकार। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो बेसिकली कोऑपरेटिव्स, ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स के लिए स्कीम है।
आयुष्मान से आपको याद आना चाहिए, आयुष्मान भारत टाइप का कुछ हेल्थ से रिलेटेड होगा, है ना, इस टाइप से आपको याद आना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली उन कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करेगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो भी कोऑपरेटिव्स ऐसे जो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए काम करते हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, उनको बेसिकली ये उनकी सहायता करेगा, मतलब हेल्प करेगा, साहकार मतलब सहायता करेगा, ठीक है। कौन फॉर्मुलेट कर रहा है इसको, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेसिकली इसको क्या कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये आता है। कौन आता है, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो एनसीडीसी जो है वो लोन देगा इसको कोऑपरेटिव्स को, है ना, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, जो ये हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करती है, वो एनसीडीसी के फंड के लिए एलिजिबल होगी, है ना। एनसीडीसी का असिस्टेंस कैसे फ्लो करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स को मिल जाएगा, है ना। इट विल प्रोवाइड अ वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मिलेगा और मार्जिन मनी मिलेगा। द स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1%, 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा टू वुमेन एंड टू वुमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 1% का, किसको, जो वुमेन कोऑपरेटिव्स हैं उनको, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम हेल्थ केयर में कोऑपरेटिव्स को फोकस क्यों करें, क्योंकि भाई देखो ऐसे 52 हॉस्पिटल्स हैं जो कोऑपरेटिव्स रन करते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, और इसमें 5000 से ज़्यादा बेड्स हैं। और स्पेशली अभी कोरोना वायरस जो आ रहा है, कोरोना वायरस जो आया है, उसके देखते देखते मतलब उसके लाइन पे हम जितना भी इसको इम्प्रूव कर पाएँ उतना कम है ना, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज की कितनी शॉर्टेज है आपको भी पता है और हमको भी पता है ना, सबको पता है हेल्थ केयर की शॉर्टेज कितनी है ना। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको ये फोकस करना ज़रूरी है। बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये क्या है, कोऑपरेटिव्स बेसिकली कहाँ पर होते हैं, रूरल एरियाज़ में होते हैं ना। तो रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। कोविड तो रूरल एरियाज़ में भी चला गया है ना, तो वहाँ से अगर किसी को भाई हॉस्पिटल जाना होगा तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो उसको ये रिड्यूस करने के लिए, राइट, कि वहीं पे ऑन स्पॉट हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए ये काम करेगा। बेनिफिट्स क्या हैं स्कीम के, कि भाई ये बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा फार्मर्स के वेलफेयर को, स्ट्रेंथन फार्मर्स वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को ये स्ट्रेंथन करेगा, है ना। इससे क्या होगा, जो विलेजर्स हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, इन सब की फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और पीएम केयर्स फंड की हम बात करते हैं, है ना। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये बेसिकली कोविड-19 जब आया था तब ये फंड इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। कोविड-19 के फंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ध्यान रखना, इट इज़ रजिस्टर्ड एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। सिटीजन्स असिस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है कोविड-19 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। और इसके साथ साथ और कौन कौन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं। तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फिनेंस जो हैं इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि भाई ये रिलीफ ऑपरेशंस, रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी जैसे कोविड-19 टाइप पैंडमिक आता है, कोई भी मैन मेड डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, इन सब में बेसिकली ये हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा, है ना। और इसका फंड और कहाँ यूज़ हो सकता है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक है, रिसर्च को फंड करने में, इनसे रिलेटेड, ठीक है, ये सब में यूज़ होता है। तो इसके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हैं, दीज आर एंटायरली वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है, दीज आर एंटायरली वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरे के पूरे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, एंटायरली वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। डोनेशन की बात करें तो डोनेशन जो है पीएम केयर्स फंड के, दे वुड क्वालिफाई एज 100% टैक्स एग्जम्पशन है। इस पर आप जो भी डोनेट करोगे उस पर पूरा का पूरा टैक्स एग्जम्पशन है। सीएसआर में क्वालिफाई होते हैं, जैसे पीएमएनआरएफ वाला हमने पीछे फंड पढ़ा था ना, वो भी क्वालिफाई हो रहा था, तो ये भी क्वालिफाई होगा, है ना। पीएम केयर्स फंड हैज़ ऑल्सो गॉट एग्जम्पशन अंडर एफसीआरए। अब इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी एग्जम्पशन मिल गया, मतलब बाहर से अगर कोई एनआरआई वगैरह या फॉरेनर्स अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं ना। और ये ऑडिट में नहीं है, इसका मेजर यही प्रॉब्लम हो रहा था कि ये ऑडिटेबल नहीं है, इसको ऑडिट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड नहीं है, एज अ पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पीएम केयर्स, जैसे मैं बता रहा था, पीएम केयर्स फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, है ना। तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, ठीक है।
तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इसीलिए प्रोटेस्ट भी हो रहा था इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये तो गलत है ना, मतलब कहीं पता ही नहीं कहाँ फंड जा रहा है इसका, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ डिफाइंड है, आरटीआई एक्ट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन डिफाइंड है। इसमें क्या है, ठीक है, एज पर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, बॉडी या सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना हो, या फिर किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना हो, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू बना हो, या फिर कोई गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू बना हो, वो सारे ऐसी बॉडीज़ पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं और उनको अपनी इंफॉर्मेशन को देना ज़रूरी है, मतलब दे हैव टू गिव देयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। PM cares fund being a public charitable trust, there is no occasion for audit by the CAG, है ना, तो CAG इसको ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में बनाया था अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, ठीक है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये आपको याद रखना है किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है ना। The national policy on narcotic drugs and psychotropic substances is based on Article 47 of the Indian Constitution. तो Article 47 of the Indian Constitution क्या है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। क्या बोलता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट ये कोशिश करेगा, है ना, स्टेट विल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट अ प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ ड्रग्स, है ना, अब्यूज कंट्रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो हेल्थ को हार्म करती है उसको वो लिमिट करेगा, ठीक है, प्रोहिबिट करेगा उसके कंजम्पशन को, है ना। सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही अलाउड है ये, और बाकी पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ की बात करते हैं, आखिरी है वैभव समिट, है ना। व्हाट इज़ वैभव समिट, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक इस रिसर्च साइंटिस्ट, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये उसी की समिट है। इट इज़ अ ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज़ एंड रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड अकेडमिशियंस, है ना। तो जितने भी बाहर के साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट है, वो सब आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चर्चा करते हैं, ठीक है, चाय पे चर्चा टाइप। द समिट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जितना भी साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट है और DRDO है और कोई एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे आके मिलके इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप, ठीक है, टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स फॉर सॉल्विंग एमर्जिंग चैलेंजेस। तो बाहर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, है ना, जो PhD कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं बाहर, है ना, तो उनका एक्सपर्टीज़ इंडिया में लाने के लिए, इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली दिस हैज़ कम, राइट, to reflect in depth on the collaboration and cooperation instruments with academia and scientists in India, ठीक है। तो ये कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे साइंटिस्ट में इंडिया के साथ, ठीक, मतलब इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बढ़ेगी, है ना। टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू ग्लोबल आउटरीच, ठीक है, नॉलेज और इनोवेशन को हमको बढ़ाना है ना। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए, तो बेसिकली हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली हमने जून से मार्च तक का कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बच्चे हैं, है ना, वो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे जितनी स्कीम्स आएंगी उसको हम मंथ वाइज डिस्कस कर लेंगे, है ना। और आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमको queries@thelaymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं। सॉरी, ये email ID गलत लिखी है, इट इज़ queries@thelaymanway.com। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका, है ना। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, है ना। कोई डाउट हो तो हमको मेल करिए, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमने अपनी वेबसाइट पे www.thelaymanway.com पे सारे लेक्चर्स भी रख दिए हैं, और उसके साथ साथ आपको जो मटेरियल चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। हमने फॉरम भी बना दिया है, UPSC का फॉरम, जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे और भी फीचर्स इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अपने आप को रजिस्टर आप लोग साइट पे कर लीजिए, जितने भी फ्री कोर्सेज आते हैं, फ्री मटेरियल आता है, सारा वहीं पे पोस्ट होता है पहले, है ना। तो डू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द साइट एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।